आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात रिया चक्रवर्ती की चुप्पी की, और तो आज पहली बार सुशांत सुसाइड केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ डाली। रिया ने बयान जारी किया जिसमें कहा कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सच सामने आएगा, उम्मीद है न्याय मिलेगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate, the truth shall prevail. तो सच सामने आएगा, ऐसा कहना है रिया चक्रवर्ती का, लेकिन वो कब सामने आएंगे इसका कुछ पता नहीं चल रहा। फिलहाल एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाई जिस पर वो सामने आई हैं और अपनी बात वो कह गई। इधर सुशांत सिंह केस की जांच तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। और ये आपको बताएं कि इससे पहले गुरुवार को ईडी ने पटना पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी थी और इसके बाद आज मामला दर्ज किया गया। इससे पहले सुशांत के पिता ने एफआईआर में यह आरोप लगाया था कि सुशांत के खाते में 15 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ महीनों के भीतर 15 करोड़ रुपए उन खातों से ट्रांसफर कर दिए गए जो सुशांत से जुड़े नहीं थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उस पैसे का क्या किया गया, कहां, किन अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। चलिए खबर के मायनों को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो ईडी मामले में क्यों जांच कर रही है, खबर के मायने को समझने की कोशिश कीजिए कि ईडी मामले में क्या जांच कर रही है, जरा यह भी समझिए। ईडी पैसे लेन देन की मामले की जांच करती है और इस केस में सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। एफआईआर में रिया पर पैसे निकालने का आरोप और परिजनों ने एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके तहत पटना में धारा 120B के तहत केस दर्ज है। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेज होती जा रही है। खासकर एनडीए के नेता मुंबई पुलिस की जांच और महाराष्ट्र सरकार के रवैये से खुश नहीं हैं। एक्टर सुशांत राजपूत की मौत को 45 दिन से ज्यादा हो गए। मुंबई पुलिस पहले ही दिन से मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि मामले की जांच करने मुंबई पहुंची पटना पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का रवैया भी ठीक नहीं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जिस महाराष्ट्र सरकार को इस घटना की सीबीआई की जांच करानी चाहिए, वहां के गृह मंत्री का एक शर्मनाक बयान आता है कि बिहार पुलिस जिस गाड़ी का उपयोग मुंबई में कर रही है उसकी जांच की जाएगी। एक तो मुंबई पुलिस पटना पुलिस को सहयोग नहीं कर रही, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मामले की जांच मुंबई में ही होगी और मुंबई पुलिस ही करेगी। हम सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार की हठ और मुंबई पुलिस के ऐसे रवैये को देखते हुए अब सवाल मुंबई पुलिस की कार्यशैली और महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर उठने लगे हैं। साथ में ये मांग भी उठने लगी है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। जन आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है। 40-45 दिन में ये मुंबई के पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसीलिए उन्होंने एफआईआर किया। पटना पुलिस जो एफआईआर है उसको हमने देखा है, बहुत ही गंभीर उसमें आरोप हैं और बहुत ही गंभीर बातें लिखी हुई हैं। यह उन्होंने सारा बातों को पता लगा करके तब लिखा है, उसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है। बिहार की पुलिस वहां जा रही है, अब दोनों में कन्फ्रंटेशन हो रहा है
बिहार की पुलिस अलग जांच करेगी, उनकी पुलिस अलग जांच करेगी, फिर नतीजा क्या निकलेगा? उसका तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है क्या कहते हैं कि इसकी जांच जो है सो सीबीआई के द्वारा हो। वो तो हमारे परिवार का था। अब सवाल है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर फैंस तक को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, और जब राजनीतिक दलों की तरफ से भी मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठने लगी है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को सीबीआई को सौंपने में दिक्कत क्या है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, आज के पूरे प्रकरण में ये अपडेट भी आपको देते चलें कि आज एक्टर शेखर सुमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग की है। पुत्र रहा है, मैं बिहार का हूं और वो हिंदुस्तान का बेटा भी। तो 130 करोड़ लोगों की मांग है, 130 करोड़ लोगों की मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए, और इस बात पे उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत और इत्तेफाक रखता हूं, और मैं भी यही कहता हूं कि अगर जनता की ये मांग है और जितना कि मैं समझ रहा हूं तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमारी मुंबई पुलिस से भी एक बार फिर से दरख्वास्त है, जो हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी हैं उनसे एक बार फिर से दरख्वास्त है। उन्होंने ज़रा सख्ती से कहा था कि ये सीबीआई जांच बिल्कुल नहीं होगी। मेरे ख्याल से उससे लोग थोड़ा सा आहत हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि सबकी अपनी अपनी परेशानियां और दिक्कतें हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि जनता जो है पिछले 45 दिनों से इसके पीछे अनवरत लगी है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और सीबीआई इंक्वायरी अगर कर दें। क्या वजह है लोग जानना चाह रहे हैं कि आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं करना चाहते, जबकि 26 कोई सुराग 40 कोई सुराग जो बाहर आए हैं जो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है तो लोग निश्चिंत हो जाए। और इधर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के मामले में बिहार पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच के रास्ते में रुकावट डाल रही है। बिहार पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही। बीजेपी सोचती है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। चलिए, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई ठोस जानकारी मिलेगी तो वो जरूर मीडिया के साथ साझा करेंगे। बिहार की जांच टीम के साथ मुंबई पुलिस के सहयोग न करने के मुद्दे पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उन लोगों ने मुंबई पुलिस से सुविधा मुहैया कराने का निरोध किया है। पूरी तरह से कोशिश कर रही है, पूरी जानकारी हम देंगे। अभी आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते, हम पूरी जानकारी चल रही है। सर, किस तरह की बिहार पुलिस को परेशानी क्रिएट की जा रही है, किस तरह की सर? वो भी हम जानकारी देंगे आपको, वो भी जानकारी देंगे, डिटेल जानकारी देंगे, सबको बुला करके देंगे। नहीं, हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है कि वो सुविधा दें, वो सुविधा दें हमारे लोगों को, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। चलिए, इस खबर से आगे बढ़ते हैं। आसमानी बिजली की बात करते हैं, जिसकी चपेट में आने से औरंगाबाद के नबीनगर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनकी संख्या 2 है। और बताया जा रहा है कि धान की रोपनी के बाद मजदूर खाना खा रहे थे और उसी दौरान बिजली आ गिरी। जिला प्रशासन ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अंदर 5 व्यक्ति की कुल सूचना हमें प्राप्त हुई है। इसमें 2 पलामू के थे और 3 नबीनगर के थे। सभी को हम लोग 4 लाख का मुआवजा तुरंत दिलवाएंगे और बाकी को पोस्टमार्टम के लिए बोल दिया गया है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का आज उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इस लेन के जीर्णोद्धार पर 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए और ये 3 साल में बनकर तैयार हो गया। मानसून के बाद पूर्वी लेन के जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा और इसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों लेन बन जाने के बाद जेपी सेतु और राजेंद्र पुल का भार कम होगा। इससे लोगों को जान से मुक्ति मिलेगी, समय की बचत होगी और उम्मीद यह है कि अगले महीने से पूर्वी लेन को बंद कर तोड़ने का काम भी शुरू हो जाएगा। राहत आप लोगों को मिलेगी? हम लोग को बहुत राहत मिलेगी। हम लोग का मकान बस यही विद्युपुर है, यहाँ से जाने के लिए इतनी तकलीफ होती थी कि हम लोग सवेरे 4 बजे भोर में निकलते थे कि जाम से मुक्ति मिल करके हम लोग आसान से घर पहुँच सके। और
और इसके बन जाने से अब हम लोग को कोई टाइमिंग का ये नहीं, बस 20 मिनट के अंदर हम लोग पटना और 20 मिनट के बाद वैशाली। तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक बिद्दुपुर का जो आपको ये 8 लेन का पुल है वो जब तक कंप्लीट ना हो तब तक इसको तोड़ा ना जाए, जिससे कि जाम का प्रॉब्लम नहीं तो फिर पहले जैसी ही हो जाएगी। और इधर बिहार में आज फिर 2986 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इस तरह कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, अब हो गई है 50,987। और ऐसे में पटना में आज 535 कोरोना के मरीज मिले, सारण में 85, इसी तरह बेगूसराय में 71, मुजफ्फरपुर में 125 मरीज, कटिहार में 59, नवादा में 43, रोहतास में 156 कोरोना के मरीज मिले हैं। तो बिहार में कोरोना के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों का आंकड़ा आपके सामने, हर रोज 2000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। 27 जुलाई को 2192 मरीज मिले, 28 जुलाई को यह आंकड़ा बढ़ गया यानी कि 2480 पहुंच गया। वहीं 29 जुलाई को 2328 पर यह आंकड़ा रुका। 30 जुलाई को मरीजों की जो संख्या थी 2082 पहुंच गई। आज 2986 नए मरीज सामने आए हैं और इस तरह 5 दिनों में संक्रमित मरीज 12,000 से ज्यादा हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिहार का स्वास्थ्य विभाग एक्शन में है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज पटना सिटी के कंगन घाट स्थित आइसोलेशन का निरीक्षण किया है। मंगल पांडे ने मरीजों से मुलाकात की, हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि सभी जिलों में आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल के दौरान राज्य में 488 वेंटिलेटर आ चुके हैं, जबकि आज भारत सरकार ने और 84 वेंटिलेटर भेजा है। मंगल पांडे से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पीपीई किट पहनकर देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मरीज से मुलाकात करने पहुंचे हैं। हम सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, अभी कंगन घाट पर भी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, कितने बेड का? मरीजों को लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव केसेस में वृद्धि हुई है। तो पटना के अंदर सभी जगहों पर और राज्य के सभी जिलों के अंदर आइसोलेशन केंद्र बनाए जा रहे हैं और आइसोलेशन केंद्र ऐसे भी बनाए जा रहे हैं जहां ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था उसके साथ रखी गई है। यहाँ कंगन घाट पे ये जो आइसोलेशन केंद्र बना है, हमारा कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बना है, इस जगह पे 200 बेड हैं। 200 बेड में 50 बेड पे ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। टारगेट जो आप लोगों को सैंपल जांच का दिया गया था 20,000, वो फिलहाल पूरा जरूर हुआ है, लेकिन बाकी स्टेट की तुलना में बिहार अभी भी आबादी के मुताबिक काफी पीछे है। ऐसे में 50,000 का जो टारगेट है, एक तरह से कहा जाए, आम जनता भी चाहती है कि 50,000 रोज जांच हो। ये कब? देखिए, चाहना और कोशिश करना एक चीज है, उसको व्यवहार भी करना होता है। और निश्चित रूप से आज जो हम 20,000 का आंकड़ा पार किए हैं, वह 20,000 का आंकड़ा प्रतिदिन यदि हम इस तरीके से करते हैं तो राज्य की बहुत बड़ी आबादी को हम कवर कर पाएंगे। और चलिए नदियों के उफान की बात करते हैं, उस बर्बादी की बात करते हैं जिससे रोजाना जो लोग हैं दो चार हो रहे हैं, लोग बेहाल हैं। हर तरफ पानी है और पानी के बीच ही जीना लोगों की मजबूरी है। बाढ़ के पानी के बीच जिंदगी कैसे चलती है देखना है तो कोई बिहार आ जाए, सीखना हो तो कोई बिहार के लोगों से सीखे। दरभंगा जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। हनुमान नगर प्रखंड के कई पंचायत करीब 15 दिनों से बाढ़ के पानी में डूबे हैं और अब शायद लोगों ने इसे अपनी नियति मान लिया है। जो लोग हैं आप देख सकते हैं किस हालात में यहाँ आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अगर दिखा पाए, लोग इसी बाढ़ के पानी में आने को विवश हैं और कहीं भी दूर दूर तक कोई नाव नहीं दिख रहा है। आप लोग कितने साल से ये बाढ़ देख रहे हैं? ये कम से कम तो हम जब से जन्म हुआ तब से बाढ़ देख रहे हैं सर। हर साल बाढ़ आती है? साल बाढ़ आते हैं और हमारे यार के यहाँ कुछ कोई विकास पैदा ही नहीं होता है, न कुछ दिया है सरकार। और 1 महीना से पानी में हम लोग हैं और कुछ राहत भी नहीं मिल रहा है। और अतः गरीब व्यक्ति तो साफ बुझिए कि खाने के बिना तरस रहा है। अब दरभंगा की एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर सदर प्रखंड की है। चिकनी की ओर जाने वाली सड़क पर पानी भरा है और जब लोग इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे थे उस समय बहाव इतना तेज था कि दूध लेकर साइकिल से बाजार जा रहा शख्स गिर गया और उसका दूध वाला कंटेनर साइकिल सहित पानी में बह गया।
गनीमत ये रही कि दूध वाले की जान बच गई। बाढ़ के पानी के बीच सीतामढ़ी के लोगों ने भी जीना सीख लिया है, लेकिन वो कितना कठिन है खुद देख लीजिए। पैर फिसला और ये लड़के पानी की धार में बहने लगे। तस्वीरें सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड की हैं। रातों नदी उफान पर है। भिट्ठा, धर्मपुर समेत कई पंचायतों में बाढ़ का पानी भर गया है। सड़कें टूट गई हैं। आने जाने के लिए कई लोगों ने खुद चचड़ी पुल बनाए हैं, तो पानी की तेज धार के बीच ही एक जगह से दूसरे जगह जाने को मजबूर हैं। सीतामढ़ी की लड़की और दरभंगा के दूध वाले की तरह गोपालगंज के उन दो लोगों की किस्मत नहीं थी जो नाव हादसे के शिकार हो गए। नाव हादसे में लापता एक युवक का शव तो बरामद हो गया, दूसरे की तलाश अब भी एनडीआरएफ की टीम कर रही है। अब बाढ़ का साइड इफेक्ट देख लीजिए। पानी बहाने को लेकर दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड में त्रिमुहानी और भगवतीपुर के गांव के लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी भर जाने के बाद पानी निकासी के लिए गांव के लोग बांध काटने पहुंचे थे, जिसके विरोध में बवाल हो गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। मामला तब जाकर शांत हुआ जब मौके पर पुलिस पहुंची। मतलब बिहार के लोगों ने बाढ़ के पानी के साथ जीना तो सीख लिया है, लेकिन वो कितना कठिन है बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से संजय कुमार, सीतामढ़ी से राकेश रंजन, गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और छपरा के मशरक के पास एक नहर पुल ध्वस्त हो गया है। स्टेट हाईवे 90 से जुड़ा पथ पानी के तेज बहाव के कारण ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होने से मशरक के अलावा पानापुर, तरैया, सत्तरघाट, गोपालगंज, मोतीहारी जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अररिया के फारबिसगंज में 2 घंटे की बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। फारबिसगंज के हर इलाके में पानी भर गया। इसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो लगातार हो रही बारिश से मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ पीड़ित माल मवेशी के साथ सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी तुरबसो ने। रहाय के व्यवस्था नहीं, कपड़ा के कोई चीज के नहीं छे। कर लिए है के की कहना छ हमरा को डूबा ला तो सब डूबी जेबे। चौकी पे चूल्हा जला करके बच्चे को दूध गर्म करके पिला रहे हैं। कोई राशन, सरकारी राशन नहीं मिला है। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे सरकारी नाव नहीं है। प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी नाव चलवा रहे हैं। कुल अभी 58 नाव चल रहा है। चौसा अंचल में 21 नाव है, जिसमें 13 निजी है, 8 उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। तेजस्वी यादव मोतिहारी होते हुए सुगौली पहुंचे, जहां तेजस्वी ने लोगों से बातचीत की। लौटते समय तेजस्वी बंजारिया प्रखंड के चैलाहा और झखिया में नेशनल हाईवे पर रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले। यहां पर तेजस्वी ने लोगों को पैसे और खाने के पैकेट दिए, लेकिन तेजस्वी की इस यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। मुख्यमंत्री को 136 दिन हो गया है, लेकिन वो इस विपदा के घड़ी में बाहर नहीं निकले। वो उनकी तो दूर की बात है, सिंचाई मंत्री भी नहीं नजर आए होंगे, आपदा मंत्री भी नहीं नजर आए। तो आप देखिएगा बिहार में हाहाकार मचा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने के लिए नहीं है, इलाज के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है। त्राहिमाम जनता कर रही है, मर रही है, और इनको सरकार जो है पूछने का काम नहीं कर रही। खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।